अब जस्ट देखो, जैसा आपने देखा कि करंट और वोल्टेज जो रजिस्टर में थे, करंट और वोल्टेज वो सेम फेज में थे। इन रजिस्टर आई एंड वी वर इन सेम फेज। आई और वी सेम फेज में थे, वर इन सेम फेज। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट सो इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वहां पे दोनों सेम फेज में नहीं होते। वहां पे दोनों सेम फेज में। तो उनके फेज रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज रोटेटिंग वेक्टर। चुप। टू एक्सप्लेन to explain the relationship between harmonically varying function, harmonically varying function, concept of rotating vector, concept of rotating vectors। ध्यान दो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल नया है, आपने अब से पहले सुना नहीं। रोटेटिंग वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड called phasors, called phasors। ये है आपकी डेफिनेशन। देखो, समझते हैं जरा, समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ भी कर लोगे रट नहीं पाओगे, आई गारंटी। गलत बना दिया ना। जब ये जीरो है तो ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो है, जब ये जीरो है फिर से ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है ये जीरो है, जब ये जीरो है ये फिर से मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है ये जीरो है। समझिए, एक फॉर एग्जांपल ये ई है और ये आई है, तो आप देखो ई लीड कर रहा है आई को। अभी मैं किसी सर्किट की बात नहीं कर रहा, वैसे ये किसी सर्किट का ही फेजर डायग्राम है, बट फिलहाल आप ये समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई इज लीडिंग आई। कैसे लीड कर रहा है, जब करंट की वैल्यू जीरो है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ आया तो मुझे वहीं रोक देना। करंट की वैल्यू जीरो है तो ईएमएफ मैक्सिमम है, तो ये लीड कर रहा है, इसे लीड कर रहा है कितने एंगल से, ईएमएफ यानी वोल्टेज, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय पाई/2, 90 डिग्री से आगे वी। तो इस तरीके के फेज रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन करें हर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके के फेज रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए एक रोटेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और उस रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर कहते हैं। ठीक है ना। रोटेटिंग वेक्टर represents both in magnitude and direction harmonically varying scalar quantities and are called phasors। दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, rotating vectors, rotating vectors that represent harmonically varying function, harmonically
varying function both in magnitude and direction, दोनों, क्योंकि वेक्टर है ये, both in magnitude and direction is called phasors. दोनों में से कोई सा भी आप देख लो जो आपको समझ आए। खैर, अब एक्चुअली में फेजर कैसा दिखता है वो समझते हैं। फेजर कुछ नहीं है, आसान भाषा में एक रोटेटिंग वेक्टर है। अब ये लंबा पूरा वेव बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ फेजर डायग्राम बना दूंगा, आप समझ जाएंगे कि फेज रिलेशनशिप क्या है। उस फेज रिलेशनशिप को बनाने के लिए फिर मुझे इस वेव फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वेव फॉर्म में ना तो मैं ओमेगा टी सही से शो कर सकता हूँ, ना ही फाई सही से शो कर सकता हूँ। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ तो चलो दिख गया कि ये मैक्सिमम पे है तो फाई पाई बाई 2 है। अगर मैक्सिमम ना होके कोई और वैल्यू होती, अगर वो वेव यहाँ से शुरू होती, यहाँ से बीच से, या यहाँ से शुरू हो जाती, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते? अगर यहाँ से शुरू होती, यहाँ से, या यहाँ से कहीं और से शुरू हो जाती, यहाँ से शुरू होती, यहाँ से शुरू होती, ऐसे। तो ये फिगर, साइनोसॉइडल फिगर, जिससे आप जनरली हार्मोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सुटेबल नहीं होता इसके सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। वो आप रोटेटिंग वेक्टर यानी फेजर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखो कैसे। थोड़ा फिगर सही नहीं है, कोशिश करिए समझिए। समझते हैं जरा, इसी वेव फॉर्म का मैंने ये फेजर बनाया आपके लिए। तो देखो, ये इस तरीके से रोटेट होगा, ये वेक्टर इस तरीके से रोटेट होगा। जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये पूरे वेव को रिप्रेजेंट कर देगा। जब ब्लैक वाला करंट वेक्टर रोटेट होगा, तो जब इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन रिप्रेजेंट वन कंप्लीट वेव। तो आपको पूरा वेव बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको हर डेटा इजीली मिल जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे प्लॉट कर सकते हैं आप? अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट करना हो तो देखो, इसका आप वर्टिकल कंपोनेंट देखिए। पहली क्लास में ये आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे सर्किट पढ़ेंगे और इसे यूज करेंगे, ये एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है, तो आपको बेहतर क्लियर होगा। तो इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये ये हो गया इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। करंट का मैग्नीट्यूड इस वर्टिकल एक्सिस पे देखिए, ये हो गया। इस वेक्टर को जब मैं घुमा के यहाँ ले आऊं, समझना मैं इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूँ। अब ई वेक्टर घूम के थोड़ा यहाँ आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ई वेक्टर थोड़ा सा और रोटेट होके यहाँ आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ गया। और ई वेक्टर जब प्रॉपर 90 डिग्री पे आ जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। तो फेजर बहुत आसानी से हार्मोनिकली वेरिंग वेव के सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकता है, इसीलिए हम फेजर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना? अभी नहीं देखा मैंने ईशान सैंपल पेपर, बट हाँ मुझे पता है कि रिलीज हो गया। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, और जनरल इक्वेशन को ये रोटेटिंग वेक्टर कैसे एक्सप्लेन करेगा वो देखो। जनरल इक्वेशन क्या होती है ईएमएफ की? ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं लिखता मैं अभी, सिर्फ साइन ओमेगा टी। यहाँ करंट क्या दिख रहा है आपको? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये जनरल एक्सप्रेशन है। यहाँ फाइव की जगह आपको 90 दिख रहा है। इस केस में मैंने ये अज्यूम किया है, क्योंकि ये इंडक्टर का केस है,
तो वही एग्जांपल आपको समझा दूं तो याद भी हो जाए। तो यहाँ आपको 90 डिग्री दिख रहा है फाई। तो देखो ये दो इक्वेशन सिर्फ इस ग्राफ से कैसे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका ई, ये हो गया ओमेगा टी, और ये एंगल हो गया फाई। ई और आई के बीच का फेज हो गया फाई। अब इस ग्राफ में आपको सारी डिटेल मिल गई जो इस इक्वेशन से आपको चाहिए थी, वो सारी इक्वेशन। अब मैं आपको सिर्फ एक ग्राफ दे दूं तो आप उससे देख के ओमेगा टी पता लगा लेंगे, फाई पता लगा लेंगे। ओमेगा टी पता चल गया, फाई पता चल गया, तो ये तो वैल्यूज हमेशा ऐसी ही रहनी है, किसी भी एक्सप्रेशन में हो तो जनरल फॉर्म। ईएम चाहिए, आप इसका रेडियस ले लीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू ईएम कहलाएगी। तो रोटेटिंग वेक्टर के ये कुछ यूज हैं, इसीलिए हम रोटेटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हार्मोनिकली वेरिंग फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। खासकर एसी सर्किट में इसकी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, और आपके क्लास 12th में ये एसी सर्किट में ही है, किसी और चैप्टर में रोटेटिंग वेक्टर का कोई यूज़ नहीं।